हेलो एवरीवन। सो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे और काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो जैसे कि हमारा ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स ऑलरेडी कंटिन्यू है, जिसमें हमने ऑलरेडी 8 डेज कंप्लीट कर लिया है। सो ये हमारा 9th डे होने वाला है ज्योग्राफी के क्रैश कोर्स के बारे में, जहाँ पर हम इंडिया का एक नए चैप्टर को शुरू करने वाले हैं, जो कि इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। सो हमारा आज का जो लेक्चर वो बेसिकली होने वाला है इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि अब तक जो चीज़ें हमने पढ़ ली है क्रैश कोर्स में या ज्योग्राफी में और इंडिया के रिलेटेड जो भी हमारे चैप्टर्स थे, वो सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी और वो सारी चीज़ें आपने याद भी कर लिया होगा, क्योंकि मैंने आपको नोट्स भी ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिनको अभी तक नोट्स नहीं मिला है, सो आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कांटेक्ट कीजिए, या फिर मैं मेल आईडी आपको स्क्रीन पे अपना शो कर रहा हूँ, इस मेल आईडी पे आप मुझे डायरेक्ट मेल कीजिए। मैं मेल के थ्रू आपको सारा का सारा नोट्स यहाँ पे शेयर कर दूंगा। ठीक है। तो फिलहाल हम लोग आते हैं अब आज के वीडियो के मुद्दे के बारे में। तो इससे पहले कि हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करें, उससे पहले आप कॉपी कलम निकालिए और उस पर हेडिंग लगाइए ज्योग्राफी क्रैश कोर्स डे 8 और नीचे सब हेडिंग लगाइए इंडस्ट्रीज इन इंडिया। ओके, चल लिया इतना काम, आगे चल सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो के अब स्टार्ट करते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं। देखो, इंडस्ट्रीज की जब भी बात होती है तो इंडस्ट्रीज काफ़ी तरह की है। यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एक ऐसा इंडस्ट्री है जो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पैमाने पर मतलब यही फैला है। एक ये इंडस्ट्री है जो आपको हर जगह पे मिल जाएगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। देन इसके अलावा हमारे पास कॉटन इंडस्ट्री है, टी इंडस्ट्री है, बहुत सारे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज आ जाते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज आ जाते हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज है यहाँ पर जो अलग अलग तरीके से रेवेन्यू जनरेट करती हैं और देश को काफ़ी मदद करती हैं ग्लोबली यहाँ पर राइज होने में। एज ए इकोनॉमिक मतलब ग्रोथ काफ़ी अच्छा यहाँ पर उनकी तरफ से सपोर्ट मिलता है देश को। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हम लोग आगे बढ़ेंगे और इन सारी बातों को जानेंगे कि एक्चुअल में इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए क्या हमें ज़रूरत पड़ता है, मतलब क्या बेसिक चीज़ें हैं जो हमारे पास बेसिकली होना चाहिए। तो उसको हम एक सवाल के थ्रू ही यहाँ पर कवर कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमारा क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा और साथ ही साथ जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है वो भी हम यहाँ पे गेन कर लेंगे। सो एक तीर से दो निशाने यहाँ पर हमारे पास काम बन जाएगा। उससे पहले कुछ जो बेसिक टर्म्स यहाँ पर मुझे लगता है चैप्टर्स में जो आपको जान लेना चाहिए वो है टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो रॉ मटेरियल के देखिए दो टाइप होता है, सिंपल एक होता है प्योर रॉ मटेरियल, एक होता है इम्प्योर रॉ मटेरियल। ओके, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। मान लो हमारे पास 100 ग्राम रुई है, यानी कि 100 ग्राम हमारे पास कॉटन है। ठीक है, तो 100 ग्राम कॉटन से अगर हम कोई कपड़ा बनाते हैं, ठीक है, तो मान लो जब कपड़ा बनने के बाद भी उसका वेट अगर 100 ग्राम ही है, जब उस हमने कॉटन से उसको क्लोथ बना दिया तो उसके बाद भी अगर उसका वेट 100 ग्राम ही है, वेट में कोई कमी नहीं आया है, तो इस तरह के रॉ मटेरियल को हम लोग बोलते हैं प्योर रॉ मटेरियल। ये आएगा हमारा इस कैटेगरी में। अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे तो ये जाएगा PRM, प्योर रॉ मटेरियल। ठीक, तो कोई भी ऐसा रॉ मटेरियल हमारे पास है जिसको हम जिस क्वांटिटी में यूज कर रहे हैं, अगर बनने के बाद भी उसका जो क्वांटिटी यानी कि वेट है वो कम नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो हमारा ये प्योर रॉ मटेरियल। बट इम्प्योर रॉ मटेरियल में यहाँ पर कहानी बिल्कुल अलग है। ठीक है, क्योंकि देखो अगर हम मान लो 100 ग्राम लोहा लेते हैं, अगर हमने 100 ग्राम यहाँ पे लिया है आयरन, 100 ग्राम आयरन से अगर हम कुछ बना रहे हैं, ठीक है, तो मान लो एक छोटा सा हम यहाँ पे कुछ आयरन से हम क्या बना सकते हैं, मान लो इस तरीके का कोई शेप का हम लोग कुछ हुक टाइप का बना रहे हैं। तो बट होगा क्या, अगर हमने 100 ग्राम यूज किया है तो जब हम उसको बना रहे होंगे तो उसका जब हम शेपिंग करेंगे ना, तो उसके चक्कर में कुछ ऐसा होगा, कुछ यहाँ से क्वांटिटी कुछ ग्राम्स जो वेस्ट हो जाएगी। इस वजह से हमारे पास 100 ग्राम आयरन से बनने के बाद जो भी हमने मटेरियल बनाया है वो 100 ग्राम नहीं रहेगी, उसका वजन मान लो घट करके 90 ग्राम हो जाएगा, यानी कि 10 ग्राम हमारा वहाँ पे कम हो गया। तो इस तरीके के रॉ मटेरियल्स को हम लोग कहते हैं इम्प्योर रॉ मटेरियल। ओके, होप सो ये क्लियर हो गया होगा। काफी इजी है, प्योर रॉ मटेरियल एंड इम्प्योर रॉ मटेरियल। ठीक है, हो गया है, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं एंड देन आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आगे देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पे आपके लिए लिखे हैं कि अहमदाबाद, जिसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि यूरोपियन कंट्री में एक ऐसा सिटी है मैनचेस्टर नाम का, जहां पर कॉटन के लिए वो काफी फेमस है, कॉटन इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है, तो कॉटन का जिस तरीके से वहां पे हमें पैदावार देखने को मिलता है, ठीक उसी तरीके से उसी लिहाज से यहाँ अहमदाबाद में भी हमें देखने को मिलता है, इसलिए इसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, और इसी से मिलता जुलता हमारे पास एक और इंडस्ट्री हमारे पास एग्जिस्ट करता है, एक जगह है जो कि साउथ में है, तमिलनाडु के कोयम्बटूर शहर में, जिसको हम मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं। तो मैनचेस्टर नाम अगर कहीं आ रहा है तो समझ लो ये लोग कॉटन इंडस्ट्रीज की वजह, यानी कि कॉटन इंडस्ट्रीज में इनका नाम काफी बड़ा है।
ये सिंपल सा चीज है। अब ये काफी फेमस क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन लिख के रख लो, इसको हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। वाई अहमदाबाद इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ओके, या फिर इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, वाई अहमदाबाद इज कॉल्ड एज अ मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, या फिर अहमदाबाद इज अ मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑन दिस स्टेटमेंट, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। 3 तरीके मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो उम्मीद है ये तीनों क्वेश्चंस आपने नोट कर लिया होगा। अगर कुछ छूटा है तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए, आपके पास ऑप्शन है रिवाइंड कीजिए, पीछे जाके दोबारा से क्वेश्चंस को लिख लीजिए। ये हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, बट इसके बारे में उतना नहीं आएगा। यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये आता है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में जो हमारे लिए देखने की जगह है, यहाँ पे हम बात करेंगे। ये बस याद होना चाहिए, एमसीक्यूज में ये पूछा जाता है। सो यहाँ पे अब हमारे पास जो टॉपिक डिस्कस करने के लिए वो है काउज ऑफ ग्रोथ ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया एंड स्पेशली इन मुंबई एंड अहमदाबाद। ओके, अहमदाबाद अगर हम बात करें तो अहमदाबाद किस स्टेट में पड़ेगा, ये हमारे पास एक गुजरात में। तो अगर आपको सवाल में ये बोल दिया जाए कि महाराष्ट्र और गुजरात में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इतनी ज़्यादा क्यों तरक्की में है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मुंबई को महाराष्ट्र हम बोलते हैं, वही महाराष्ट्र में ही आपको मिलने वाला है, अहमदाबाद गुजरात में मिलने वाला है। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ से ही मैंने जैसे आपको लेक्चर के शुरुआत में बोला कि किसी भी इंडस्ट्रीज को अगर हमें पब्लिश करना है तो जो बेसिक चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए उसी से हमारा इस सवाल का जवाब निकलेगा। क्योंकि अगर हमारे पास हर वो बेसिक चीज़ है जो हमें एक इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए चाहिए, तभी जाकर के एक इंडस्ट्री डेवलप हो पाएगी और उससे अच्छा खासा रेवेन्यू हम जनरेट कर पाएंगे और इन फ्यूचर उस इंडस्ट्रीज के अलग अलग ब्रांचेस भी खोलने पॉसिबल हो पाते हैं। तो क्या क्या वो पॉसिबल चीज़ें, मीन्स क्या क्या बेसिक चीज़ें, उनके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास रॉ मटेरियल होना चाहिए। ठीक है, अब रॉ मटेरियल सिंपल, अगर हमें कॉटन का कपड़ा बनाना है तो सबसे पहला तो हमारे पास कॉटन ही होना चाहिए। अगर कॉटन ही नहीं है तो फिर हम कॉटन का इंडस्ट्रीज खोल के क्या करेंगे, कपड़ा बनाएंगे कैसे बिना कॉटन के। ओके, इसके बाद हमारे पास क्लाइमेट होना चाहिए, क्योंकि कॉटन जो है वो हर एक क्लाइमेट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इसके लिए स्पेशल क्लाइमेट होता है, थोड़ा सा ह्यूमिडिटी ज़्यादा चाहिए, इसके पास टेम्परेचर भी मेंटेन रखने की ज़रूरत है। तो हम ऐसे इलाके में ढूंढेंगे जो इन सारी चीज़ों को सेटिस्फाई करता हो, उसी एरिया में हमारे पास कॉटन इंडस्ट्रीज को हम वहाँ पे इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास पॉइंट हो गया हार्बर। हार्बर यानी कि बंदरगाह है। अब ये क्यों जरूरी है, मान लो हमारे पास रॉ मटेरियल मिला, हमारे पास क्लाइमेट भी है, हमने सारी चीज़ें वहाँ पे कर ली, देन उसके बाद चलो हमने यहाँ पे फैक्ट्री डाला। अब फैक्ट्री हमने डाल दिया, क्यों फैक्ट्री हमने डाला, क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल है, कॉटन हमारा रॉ मटेरियल था, अच्छे क्लाइमेट हमें मिल गया, हमने वहाँ रखा, हमने वहाँ पे फैक्ट्री एस्टेब्लिश की। अब फैक्ट्री एस्टेब्लिश की तो इसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए होगा, जो मैंने यहाँ पे देखो 4th पॉइंट पे लिखा। अब बिना इलेक्ट्रिसिटी के फैक्ट्री में तो मैशनरीज चलेंगी नहीं। ठीक है, बड़े बड़े मशीन हमें चाहिए, तो उनके लिए तो हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, हो गया। और इन सभी चीज़ों के पीछे जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वो आता है कैपिटल, यानी कि रुपया। सबसे बड़ा चीज़ तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो रॉ मटेरियल खरीदोगे कहाँ से। क्लाइमेट आपको मिल चुका है, बट उस जगह में आप जमीन खरीदोगे कैसे, उस जगह में आप फैक्ट्री बनाओगे कैसे, इलेक्ट्रिसिटी लाओगे कैसे, उन सभी चीज़ों के लिए, देखिए इन सभी चीज़ों को जो ड्राइव करने वाला एक फोर्स है वो हमारे पास है कैपिटल, जो हमें इन्वेस्टमेंट आप जिसको बोल सकते हो, तो ये हमारे पास होना चाहिए। ये भी एक मेन फैक्टर हो गया। अब इतनी सारी चीज़ों के होने के बाद हमने फैक्ट्री भी डाल दी, अब हमारे पास कॉटन सब रॉ मटेरियल से था, हमने यहाँ पे अब कपड़ा बना लिया है, हमारे पास हमारा प्रोडक्ट रेडी है। ओके, हमने यहाँ पे सारी चीज़ें हमें मिली, हमने यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट है, अब हमारा प्रोडक्ट एकदम रेडी है बेचने के लिए। तो भाई बेचने के लिए तो हमें इसे ट्रांसपोर्ट करना होगा, दूसरी जगह भेजना होगा, ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि नहीं। अब देखो जहाँ पे हमने बनाया है तो जाहिर सी बात है ये बेसिकली इस ऐसी जगह पे हम लोग ढूंढते हैं। एक तो पहला ये सारा चीज़ तो सेटिस्फाई होना चाहिए जो हमने बता दिया, क्लाइमेट वगैरह जो भी है। इसके अलावा अगर हमारे पास जिस जगह पे ये सारी चीज़ें मिली हैं, अगर वहाँ से बाजार भी नज़दीक है, यानी कि जिस सिटी में ये है या फिर जिस स्टेट में है, अगर उस स्टेट में ऑलरेडी इस चीज़ की डिमांड है तो ये हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो जाता है। जो चीज़ें हमने बनाया है वहाँ से ट्रांसपोर्ट करके नज़दीक में ही हम जल्दी से जल्दी बेच देते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारा ट्रांसपोर्टेशन का खर्च कम आएगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट भी यहाँ से निकाल पाएंगे। क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टेशन का खर्च कम आता है तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट वहाँ पे नहीं लेना होगा जो भी हम प्रोडक्ट अपना बेच रहे होते। बट सिर्फ हमें अपने स्टेट में, अपनी कंट्री में, अपनी सिटी में बेचना नहीं है। कई बार जैसे कॉटन का यहाँ पर अगर है तो कॉटन के कपड़ों का डिमांड वर्ल्ड वाइड है, पूरी दुनिया भर में है। तो जहाँ पर भी इसका डिमांड ज़्यादा होगा, जहाँ पर
हम जैसे इंडिया में है तो इंडिया से जिस कंट्री में जो भी कंट्री नज़दीक हो जहाँ पर इसका डिमांड ज़्यादा है तो वहाँ तक हमें इसे पहुँचाना होगा, ताकि हम वहाँ भी बेच करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पाए। क्योंकि अगर हम बाहर के देशों में बेचेंगे तो वहाँ की करेंसी की वैल्यू हमारे करेंसी के अकॉर्डिंग ज़्यादा है, इसके लिए हमारे पास वहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने का ऑप्शंस होता है। इसलिए जहाँ पर भी हम ये सारी चीज़ें स्टैब्लिश कर रहे हैं वहाँ पर हार्बर्स यानी कि बंदरगाहों का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि पानी जहाज़ों के द्वारा इन सभी चीज़ों को हम दूसरे देशों पे बआसानी पहुँचा सकें। फिलहाल कई बार एरोप्लेन्स का भी यूज़ किया जाता है, बट ज़्यादा मुफीद और ज़्यादा सिंपल होता है पानी जहाज़ों के थ्रू पहुँचाना, क्योंकि एरोप्लेन का साइज आपको पता है, एक एरोप्लेन में जितना सामान आएगा उससे 10 गुना ज़्यादा हमें पानी जहाज के थ्रू सामान यहाँ पे भेज सकते हैं। तो एट अ टाइम अगर सेम एक्सपेंस में हम यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी भेज पाते हैं तो ये हमारे लिए ज़्यादा फायदा, इससे हमारा ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बचता है। ओके, तो इसलिए ये हार्बर्स का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंड सप्लाई एंड डिमांड, इसी के बीच भी सप्लाई एंड डिमांड का जो पॉइंट था वो ऑलरेडी कवर हो चुका है, क्योंकि जब तक डिमांड नहीं होगी तब तक तो सप्लाई होगा नहीं। अगर किसी जगह पे डिमांड बहुत ज़्यादा है, मान लो जस्ट फॉर एग्जांपल हम कोई एक कंट्री एक्स नाम को कोई कंट्री है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है कॉटन की, बट वहाँ पे कॉटन का जो प्रोडक्शन है वो नहीं हो पा रहा है, बट हमारे देश पे है तो हम यहाँ से डायरेक्ट वहाँ पे जाके बेचेंगे। अब चूंकि वहाँ पे डिमांड काफ़ी ज़्यादा है तो वहाँ पे लोग इस चीज़ को लेना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो है प्राइस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। जो भी प्रोडक्ट जो भी बेच रहा है वो प्राइस को अपने अकॉर्डिंग, मान लो अगर उसको 100 रुपये में कोई कपड़ा बेचना है तो अगर वो उस पर 100 रुपये का प्रॉफिट 100% अगर प्रॉफिट लेता है, वो 200 में बेचता है तो उसके पास 100% प्रॉफिट आएगा। बट चूंकि उसने देखा कि भाई इस प्रोडक्ट का डिमांड बहुत ज़्यादा है तो वो उसको 200 के बजाय 300 में बेचेगा, 200% प्रॉफिट रख के। और ये चीज़ें इन रियलिटी होती है, क्योंकि जैसा डिमांड होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चीज़ों की प्राइस को मैनिपुलेट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास काफ़ी ज़्यादा फैक्टर, सप्लाई एंड डिमांड का फैक्टर काफ़ी ज़्यादा होता है। सिंपल आप देख सकते हो, दिवाली का एग्जांपल ले लो, जो अभी रिसेंटली भी गुजरा है दिवाली, तो दिवाली के टाइम पे दिया का डिमांड काफ़ी होता है, इसलिए दिया का प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। ठीक है, छठ पूजा के दौरान अगर आप एक एग्जाम्पल हो, सब्जी में जो कद्दू है हमारा वो काफ़ी ज़्यादा बिक्री होता है, तो उसकी वजह कर उसका भी प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये डिपेंड करता है, सीजन बाय सीजन हर चीज़ें चेंज होती रहती है। तो कॉटन के कपड़ों का डिमांड गर्मी में ज़्यादा होता है, इसलिए गर्मी के टाइम पे कॉटन के कपड़ों का प्राइस आपको ज़्यादा हाई देखने को मिलेगा। ठीक है, उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। लेकिन आप कंफ्यूज हो रहे होगे, सर हम तो पढ़ने वाले ये थे कि क्या रीजंस है जिसकी वजह कर मुंबई और अहमदाबाद में कॉटन टेक्सटाइल का ग्रोथ हो रहा है ना। आपका सवाल सही है, बट अगर आप गौर करोगे तो हमने उसी चीज़ को कवर किया है अपने इसके अंदर, क्योंकि यही सारे रीजन है जिसकी वजह कर मुंबई अहमदाबाद में हमारा कॉटन टेक्सटाइल का ग्रोथ ज़्यादा है। क्योंकि ये सभी जो फैक्टर्स है जो होने चाहिए इस इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, वो सारे फैक्टर्स इन दोनों स्टेट्स में हमारे पास पाए जाते हैं। ओके, एंड इन रिटन फॉर्म में मैं सारी चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, उन सारी चीज़ों को आप देखिए और वन बाय वन उनको नोट कर लीजिए, वहां से आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और अच्छे से। ओके, चलिए, सो उम्मीद है कि आपने उसको अभी नोट कर लिया होगा। वीडियो को पॉज करके हम आगे बढ़ते हैं, अपने कुछ चीज़ों को यहाँ से हम मिटाते हैं, देन हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, तो काउज ऑफ ग्रोथ इंडस्ट्री इन इंडिया। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बात है कहने की, क्योंकि जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो तो यहाँ पे फैक्टर डाले गई, रॉ मटेरियल, क्लाइमेट, ये सब ठीक है। एंड देखो, इंडिया में एक सबसे बड़ा जो रीज़न है ना, ये है इसका डिमांड यहाँ पर। और हमारे इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हम लोग टी बआसानी यहाँ पर हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे दार्जिलिंग, आप एक एग्जांपल ले लो। अगर हम सिर्फ अपने बंगाल में ही देखेंगे तो हमारे बंगाल में ही 4 से 5 सिटीज़ में हमें मिल जाएंगे कि हम बहुत अच्छे क्वांटिटी में यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि प्रोड्यूस कर रहे हैं टी को, जिसमें से एक हम दार्जिलिंग कह सकते हैं, 3-4 और नाम से। तो इसकी वजह कर हमारे पास सप्लाई बहुत है, हमारे पास सप्लाई है और वर्ल्ड वाइड इसका डिमांड भी बहुत है। तो ये तो सबसे मेन फैक्टर हो गया है यहाँ पर इसको ग्रोथ मिलने का। बाकी सारे रीजंस वही है जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, और दूसरा रीजन तो ये भी आप इसमें नोट कर लो कि भाई ये सेकेंड लार्जेस्ट ड्रिंक है, मतलब सेकेंड लार्जेस्ट पसंदीदा ड्रिंक है पूरे वर्ल्ड में। लोग बहुत पसंद करते हैं चाय पीना। ठीक है, फर्स्ट कौन है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए कि फर्स्ट कौन। ये तो सेकेंड लार्जेस्ट है फिलहाल आज के टाइम पे, बट फर्स्ट ऐसा कौन सा ड्रिंक है जो लोग चाय से भी ज़्यादा पसंद करते हैं पीना पूरा वर्ल्ड वाइड। हम सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं अभी। ठीक है,
सो उम्मीद है कि यहाँ तक हमने जो भी बातें करी हैं, जो भी चीज़ों का डिस्कशन हुआ है, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमारे पास और भी चीज़ें हैं यहाँ पढ़ने की, जैसे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, एंड देन यहाँ पे कुछ टॉपिक्स है सिलिकॉन वैली, कैपिटल ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंडिया, इंडस्ट्रीज, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें जानना है अभी। सो वो सारी चीज़ें हम अब आज की वीडियो पे कवर नहीं करेंगे, क्योंकि आज के लिए इतना काफ़ी हो गया। तो आप इन चीज़ों को नोट कीजिए, इन चीज़ों को याद कीजिए। जो ज्योग्राफी का हमारा क्रैश कोर्स डे 10 होगा, उसमें हम इसका पार्ट 2 लेकर के आएंगे, यानी कि एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया का हम लोग पार्ट 2 वहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तब तक आप इस चीज़ों को पूरा रिवाइज कीजिए, इसके पीछे का जो सारी चीज़ें उनको रिवाइज कीजिए। अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछिए, आपको रिप्लाई वहाँ पे जरूर मिलने वाला है। सो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ाई करते रहें। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।